एफएम गेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हमने कुछ चैप्टर्स डील किए थे और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पैरामीटर। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स है उनके बारे में डिस्कस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बात करते हैं, ये होता है एस्टो एंड यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है। तो ये फीडबैक आउटपुट सी ऑफ एस, इनपुट आर ऑफ एस, ये हो गया। तो अपन निकाला था सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस की वैल्यू हमने निकाल ली थी और ये आया था 1 डिवाइडेड बाई एस टो प्लस 1। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन था। यहाँ तक की बात हमारे हो गई थी। और इसका जो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आया था अपने पास, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आया था, वो आया था सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टो यू ऑफ टी। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। ये सारी चीजें आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो उसमें सारी डिस्कस की हुई है। और इसका जो ग्राफ ड्रॉ करवाया था मैंने वो भी था एक्सपोनेंशियल कैपेसिटर चार्जिंग का ग्राफ था। तो ये टाइम हो गया और ये हो गया सी ऑफ टी। अब आगे बात करने वाले हम लोग किसके कौन कौन से पैरामीटर हैं। हमने सेटलिंग टाइम की बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो हम इसके लिए सेटलिंग टाइम भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ किसी न किसी टाइम टी एस होगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो फोटो होती होगी इसकी। और ये जो होता है ये सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है टो, तो इस फोटो के बराबर इसका सेटलिंग टाइम होगा। अब बात करने वाले हैं हम लोग पहला पैरामीटर इसका, जिसको हम कहेंगे सबसे पहला जो पैरामीटर होगा इसका वो होगा अपने पास, फर्स्ट है डिले टाइम। इसको टी सबस्क्रिप्ट डी से डिनोट करते हैं, टी डी इसको कहते हैं। और डिले टाइम होता क्या है वो बात करते हैं हम लोग। और ये सारे पैरामीटर जो मैं निकाल रहा हूँ वो इस स्टेप रेस्पॉन्स के लिए निकाल रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखें, सारे पैरामीटर जो गेट में पूछे जाते हैं वो स्टेप रेस्पॉन्स के लिए पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा ये कोई यूनिटी नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसका डिले टाइम कितना होगा, तो आपको उसका डिले टाइम यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए निकालना है। तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए डिले टाइम कैसे डिफाइन करते हैं इसका, इट इज द टाइम taken by a response. It is the time taken by the response to reach from 0 to 50% of its फाइनल वैल्यू का 0 से 50% तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो होता है डिले टाइम। और इसको मैं आपको बताता हूं। रेस्पॉन्स के अंदर बात कर लेते हैं इसकी कि ये क्या कैसे निकलता है। तो बात करते हैं, ये यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ये टाइम टी हो गया, ये सी ऑफ टी है और ये है अपने पास यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है। तो ये है। अब इसमें डिले टाइम कैसे डिफाइन होगा। डिले टाइम का कहा है कि ये 1 है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है, तो इट मीन्स 0 से 50% यहाँ कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 100% है तो 50% इस 100% के बीच में होगा कहीं ना कहीं। इट मीन्स यहाँ 0.5 होगा। 0.5 तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगा है 0 से इस जगह तक पहुंचने में, इस टाइम को टी डी कहेंगे। और ये 0 to
एक टाइम टी डी होगा यहाँ पर, इस गैप को हम टाइम डिले टाइम कहेंगे स्टेप रेस्पॉन्स के लिए। तो यही सिस्टम का डिले टाइम होगा, क्योंकि 0 से 50% तक पहुंचने में जितना टाइम लगा ये 100% है, तो इसका 50% मतलब 100% है। इट मीन्स 50% 0.5 पर होगा। यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स की बात हो रही है। इफ किसी मैग्नीट्यूड का स्टेप रेस्पॉन्स अप्लाई किया हुआ है, इफ यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड ए है स्टेप रेस्पॉन्स का, ए मैग्नीट्यूड का स्टेप अप्लाई किया गया है, तो यहाँ 0.5 ए तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा इसका डिले टाइम। तो बात हो गई अपने पास डिले टाइम की। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सी बार गेट के अंदर कि डिले टाइम क्या है। तो आपको 0 to 50% तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा किसी सिस्टम के रेस्पॉन्स को, वो डिले टाइम होगा। और इस डिले टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टी डी इज इक्वल टू 0.693 ऑफ टो। ये डिले टाइम होता है। टी डी इज इक्वल टू 0.693 टो, या आप एक चीज और कह सकते हो टी डी इज इक्वल टू 70% ऑफ टो। 0.693 अप्रोक्सीमेट 70 ले लिया हमने, तो 70% ऑफ टो। ये हो गया है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और ये 70% ऑफ टो केवल स्टेप रेस्पॉन्स के लिए ही है। यदि इंपल्स रेस्पॉन्स रैंप रेस्पॉन्स के लिए निकालना है तो आप सेम तरीका यूज करेंगे। 0 to 50% तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वही डिले टाइम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, वो होगा राइज टाइम। और राइज टाइम का मतलब होता है अपने पास किसी सिस्टम को राइज होने का टाइम। राइज टाइम नाम से ही पता लग रहा है, राइज टाइम। तो राइज टाइम की बात करते हैं हम लोग। राइज टाइम की बात करते हैं। राइज टाइम क्या होता है? तो राइज टाइम की बात होगी कि किसी सिस्टम को राइज होने में 10 to 90% तक पहुंचने में जितना टाइम लगा है वो राइज टाइम होता है सिस्टम का। तो 10 to 90% तक पहुंचने का टाइम राइज टाइम होता है। हम लोग हेडिंग डालेंगे। दूसरा पैरामीटर जो होगा इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का राइज टाइम होगा, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी सबस्क्रिप्ट आर से, टाइम और राइज। इट मीन्स, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, it is the time taken by response to reach from 10% to 90% of its steady state value। 10% to 90% तक रीच होने के लिए इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू का वही राइज टाइम होता है। तो राइज टाइम को मैं बताता हूँ आपको, एक बार डिस्कस करते हैं राइज टाइम के बारे में ग्राफ के अंदर कि कैसे क्या होता है राइज टाइम। ये टी है, ये सी ऑफ टी है। ये सिस्टम यहाँ से इंक्रीज होता ये है नेगेटिव एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अंदर 1 है, यहाँ पर हमने यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया है, तो स्टडी स्टेट तक पहुँचते ये 1 होना चाहिए। अब कहा है कि 10% to 90%, मीन्स 10% यहाँ कहीं ना कहीं मान लेते हैं, ये 10% होगा यहाँ पर, और ये जो है वो 9% होगा, 90% होगा। तो ये जो सिस्टम का पहला जो आउटपुट आएगा वो 10%, इट मीन्स 0.1 होगा। और यहाँ जो होगा इसी सिस्टम का ये 0.90% वाला होगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.9 होगी, क्योंकि मैंने जो दिखाया है 0.9 होगी। और यहाँ इसको अपन 100% कहेंगे। यदि 100% है, 1 को हम 100% बता रहे हैं, तो 0.9 90 होगा, 0.1 10% होगा। अब यहाँ किसी न किसी पॉइंट पर कोई टाइम t1 होगा और कोई टाइम यहाँ पर t2 होगा। t1 टाइम एंड t2 टाइम यहाँ पर कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप होगा t2 माइनस t1 जो होगा वही अपने पास राइज टाइम होगा। t2 माइनस t1 जो होगा वही अपने पास राइज टाइम होगा। तो ये t2 माइनस t1 राइज टाइम होगा, और इस राइज टाइम को हम लोग निकालते हैं tr इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स ऑफ टो। 2.2 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट इसको कहते हैं राइज टाइम को।
और हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे यहाँ देख लीजिए कि अपने पास रिस्पॉन्स आया था सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी आया था। अब इस सी टी की वैल्यू एक बार 0.1 पुट करनी है, एक बार 0.9 पुट करनी है। तो 0.1 पुट किया मैंने, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाइम T1 होगा डिवाइडेड बाई टो, और UT यूनिटी है, इट मीन्स 1। इस 1 को इधर ले गए हमें, यहाँ वैल्यू आई 0.9 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस T1 बाई टो। तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, टो की टर्म में आएगी। और यहाँ पर जैसे इसको 0.9 के इक्वल करोगे, आपको यहाँ पर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T2 आएगा। और इस सिस्टम की यदि 0.1 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस T2 डिवाइडेड बाई टो, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी। और T1 और T2 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो T1 T2 की वैल्यू जो मेरे पास नोट डाउन है वो है अपने पास, T1 की जो वैल्यू आएगी, T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 0.1053 टो। एंड T2 की जो वैल्यू मेरे पास नोट की हुई है वो है अपने पास 2.3025 टो। ये है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, और ये है T1 की वैल्यू। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 2.22 आएगा। ये चीज़ है राइज टाइम के बारे में। तो राइज टाइम क्या होता है? राइज टाइम होता है कि 10% टू 90% तक पहुंचने में सिस्टम के स्टेप रेस्पॉन्स को जितना टाइम लगता है वो होता है उसका राइज टाइम। और ये स्टेप रेस्पॉन्स की बात की है मैंने, आप इम्पल्स और रैंप रेस्पॉन्स के लिए भी निकालोगे तो ये 10 टू 90% तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो राइज टाइम होगा उनके लिए भी। तो अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग सिस्टम के सेटलिंग टाइम की, कि सेटलिंग टाइम क्या होता है इसका। तो सेटलिंग टाइम की बात करेंगे, पैरामीटर सारे डिस्कस करेंगे। सेटलिंग टाइम की बात करें, सेटलिंग टाइम की बात करें, सेटलिंग टाइम की बात करें तो सेटलिंग टाइम होता है द टाइम एट विच the response of system is settled under defined error band। डिफाइन एरर बैंड के अंदर किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स सेटल हो जाए तो उसको हम सेटलिंग टाइम कहेंगे। और सेटलिंग टाइम अपने पास बात करते हैं, मैंने पिछले में भी बताया आपको कि 2% एरर बैंड के लिए डिफरेंट होता है, 5% एरर बैंड के लिए डिफरेंट होता है, 1% एरर बैंड के लिए डिफरेंट होता है। तो बात करें 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम की, तो TS इज इक्वल्स टू 4 टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। 5% के लिए 3 टो होता है और 1% के लिए 5 टो होता है। ये चीज़ें आपको मैंने सेटलिंग टाइम का जब लेक्चर था उसमें भी बताई थी और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी अपने पास इनके सेट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर में। अब बात करते हैं हम लोग इन टाइम कांस्टेंट में, इन पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस की बात करें तो इनके ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग कि ऑर्डर में कौन सा टाइम बड़ा होता है, TD बड़ा होता है या TR बड़ा होता है या TS बड़ा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2% एरर बैंड की, 2% एरर बैंड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे जो छोटा होता है वो TD होता है, उसके बाद होता है TR होता है और उसके बाद TS होता है। ये ऑर्डर याद करना, इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो कौन सा ऑर्डर सही होगा वो पूछ सकते हैं ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे छोटा जो होता है 0.693 टाइम्स ऑफ टो। आप इस चीज़ से भी पता लग सकते हो कि TD जो होता है अपने पास 0.693 टाइम्स ऑफ टो होता है, TR जो होता है 2.2 टाइम्स ऑफ टो होता है और TS जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ टो होता है। सबसे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, नीचे की साइड जाओगे तो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। जब अप टू डाउन जाओगे 0.693 टो होगा, 2.22 होगा और
फोटो PS होगा। अब बात करने वाले हम लोग राइज टाइम का रिलेशन होता है बैंडविड्थ के साथ, वो बात करने वाला हूँ मैं। राइज टाइम का रिलेशन होता है बैंडविड्थ के साथ, वो क्या होता है राइज टाइम का रिलेशन बैंडविड्थ के साथ, हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन bandwidth एंड राइज टाइम। राइज टाइम और बैंडविड्थ के बीच क्या रिलेशन होगा वो बात करने वाला हूँ मैं। तो बात करते हैं, अपने पास कोई एक एनालॉग सर्किट डिस्कस करते हैं। ये एनालॉग सर्किट है, ये C है, ये R है। इसके अंदर बात करते हैं हम लोग, एनालॉग सर्किट बनाया मैंने, RC फिल्टर बनाया। ये एक RC फिल्टर होता है, पैसिव RC फिल्टर होता है ये। इसके अंदर ये इनपुट हो गया, V इनपुट लगाया मैंने, और ये प्लस माइनस V आउटपुट लगाया। इसके लिए मैं बात करूं ट्रांसफर फंक्शन की, V आउटपुट डिवाइडेड इनपुट की निकालना है मुझे, तो मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिप्लेस करूंगा। मेरे पास इनिशियली कंडीशन इसके पास गिवन नहीं है, इनिशियली डिस्चार्ज है ये कैपेसिटर, तो VI of S and V out of S। इट मीन्स V out of S डिवाइडेड बाई V इनपुट ऑफ S की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/SC डिवाइडेड बाई 1/SC डिवाइडेड बाई R प्लस 1/SC। ये होगी SC तो 1 प्लस R SC इसके पास ये सॉल्व हो गया है। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकला है वो निकला है। फर्स्ट ऑर्डर RC फिल्टर है, ये पैसिव RC फिल्टर है। अब हम लोग इसके लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की मैंने डिस्कस की थी बात आपसे। ये फर्स्ट ऑर्डर RC फिल्टर है, पैसिव RC फिल्टर है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है 1 प्लस S टो प्लस 1 होता है, और इसके अंदर टो जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसका कंपैरिजन इसके करने से हमें मालूम पड़ता है कि S एंड टाइम कांस्टेंट जो आता है वो RC आता है। तो इसका टाइम कांस्टेंट हमारे पास RC मिला है। अब टाइम कांस्टेंट हमारे पास RC मिला है, तो इसके लिए जो f ऑफ h होगी, f ऑफ h हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी, ये हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है सॉरी, तो इसके अंदर जो कट ऑफ होगी वो होगी अपने पास, हायर कट ऑफ जो होगी इसकी वो होगी 2 पाई टाइम्स ऑफ टो होती है। ये चीज़ भी आपसे डिस्कस होगी, 2 पाई टाइम्स ऑफ टो होती है। तो हम लोग यहाँ से टो की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होती है 2 पाई टाइम्स ऑफ हायर कट ऑफ, 2 पाई टाइम्स ऑफ हायर कट ऑफ, 2 पाई टाइम्स ऑफ हायर कट ऑफ। और अपने पास टाइम राइज टाइम होता है 2.2 ऑफ टो, 2.2 टाइम्स ऑफ टो, 2.2 टाइम्स ऑफ टो राइज टाइम होता है अपने पास 2.2 टाइम्स ऑफ टो। तो अपन टो की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, टो की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, टो की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो TR इज इक्वल्स टू 2.2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई हायर कट ऑफ f ऑफ h। ये राइज टाइम के साथ रिलेशन आया। अब हम FH को लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ कहते हैं। लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ होती है f हायर कट ऑफ जो होती है, क्योंकि लो पास फिल्टर है इट मीन्स लो को पास कर रहा है, ये लो पास फिल्टर है। इस जगह कोई f ऑफ h होगी, इससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी इस बैंड के अंदर वाली फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और इससे ज़्यादा वाली को पास नहीं करेगा। इट मीन्स इस वाले रीजन की फ्रिक्वेंसी जो होगी उसको पास नहीं करेगा। इस f ऑफ h से जो छोटी फ्रिक्वेंसीज होगी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी, उससे कम फ्रिक्वेंसी को ये पास करता है। तो ये लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ हो जाती है। इसको सोल्व करने से एक रिलेशन बनता है, वो बनता है राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35 टाइम्स ऑफ f ऑफ h fh, या आप इसको बैंडविड्थ भी कह सकते हो लो पास फिल्टर की। तो ये रिलेशन आता है अपने पास राइज टाइम और बैंडविड्थ के अंदर, ये रिलेशन आता है राइज टाइम और बैंडविड्थ के अंदर। तो हम लोग ये आपको MCQ में या MSQ में पूछा जा सकता है कि रिलेशन क्या होता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों आपस में, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनका। तो ये चीज़ थी अपने पास, रिलेशन था इसका बैंडविड्थ और राइज टाइम का, ये मैंने बताया आपको। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रख लें थोड़ा सा इसके अंदर बात करें तो,
कि जो हाई पास फिल्टर होता है उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, ये बात ध्यान रखें। हाई पास फिल्टर की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या बिहेवियर होता है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।